Hello, friends. Welcome to all once again to the Adarsh English classes. After a long time, I have brought you the 60 most important questions of Elizabethan age. So let's start. Question 1. Which dynasty brought political stability to England from 1415 to 1603? किस डायनेस्टी ने 1485 से लेकर 1603 तक इंग्लैंड की पॉलिटिकल पॉलिटिकल स्थिरता लाई थी? इंग्लैंड में कौन सी डायनेस्टी ने? तो यहाँ पे गाइस एज वी नो दैट हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि 1485 टू 1603 यहाँ तक का ये जो टाइम पीरियड था, उस समय रेड रोजेस वॉर चल रही थी। और उसके बाद ट्यूडर डायनेस्टी लैंकेस्टर ने ट्यूडर डायनेस्टी की एस्टैब्लिश की थी। ट्यूडर डायनेस्टी एस्टैब्लिश की थी लैंकेस्टर ने, और उस समय उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई थी, अस्थिरता लाई थी। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ट्यूडर डायनेस्टी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 2. Who was the publisher of the first printed anthology of English poetry, Miscellany? अंग्रेजी कविता को छापने वाले, इंग्लिश पोइट्री को पब्लिश करने वाले वो फर्स्ट एंथोलॉजी पब्लिशर कौन थे? तो बात हम करते हैं अगर 1557 की, तो इस समय चौसर का ही दौर चल रहा था, एलिजाबेथन का गोल्डन पीरियड चल रहा था। और उस समय सबसे पहले जो पब्लिशर थे इंग्लैंड के, वे थे रिचर्ड टॉटल। ऑप्शन बी, हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, रिचर्ड टॉटल। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3. ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच मोनार्क डिड हाई रेनेसेंस पोइट्री फ्लोरिश? कौन से मोनार्क के टाइम में पोइट्री का रेनेसा हुआ था, पुनर्जागरण हुआ था, और वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ था, फ्लोरिश किया गया था? तो जैसा कि हम जानते हैं कि एलिजाबेथन एज को गोल्डन एज कहा जाता है। तो एलिजाबेथन एज ही वो एज था जब रेनेसा आया था और पुनर्जागरण हो गया था। सभी चीज़ों का सभी चीज़ें इंक्रीज हो रही थी, हर तरह से हर चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा था। सभी चीज़ ओवरऑल वी कैन से दैट सभी चीज़ें एकदम परफेक्ट वे में चल रही थी। और रेन जो है वो एकदम हाई रेनेसा हो रहा था, बहुत ही अच्छा पीरियड था। देन आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, एलिजाबेथ फर्स्ट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द टाइटल ऑफ द फर्स्ट वर्क एवर रिटन इन अ स्पेंसरियन स्टेंजा? गाइस, एडमंड स्पेंसर को कौन नहीं जानता। ये इस पीरियड के बहुत ही फेमस राइटर हुआ करते थे। इनका टाइम पीरियड था 1552 टू 1599। और ये बहुत ही फेमस राइटर थे। इनके बहुत सारे फेमस वर्क हैं। द शेपर्ड्स कैलेंडर, ये वर्क उन्होंने 1579 को ये वर्क पब्लिश हुआ था, जिनको इन्होंने फिलिप सिडने को डेडिकेट किया था। और इनकी फेमस वर्क थी द फेरी क्वीन, ये इनकी सबसे फर्स्ट बुक में थी, और द फेरी क्वीन इनकी बहुत ही फेमस बुक थी। सो आवर राइट आंसर विल बी हियर ऑप्शन डी, द फेरी क्वीन। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट वर्स इज एडमंड स्पेंसर्स सोनेट 34, like as a ship that through the ocean wide, is an example of which rhetorical device? Guys, rhetorical means होता है अलंकार, अलंकारिक। ये कौन सा इसके like as a ship that through the ocean wide, इस पूरे सेंटेंस में
कौन सा अलंकार है? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एज और लाइक लगा रहे तो वो क्या हो जाता है? शिमली। आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, शिमली। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 6. What would be a modern translation of the word careful, which appear in the penultimate verse of Spenser Sonnet 34? स्पेंसर के सोनेट 34 में केयरफुल का मॉडर्न मीनिंग क्या हो रहा है? तो गाइस, हेयर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड, वरीड। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट मीन्स स्पेंसर के सोनेट 34 के वर्स में किस तरह की एक तरफा लव में जो प्रॉब्लम्स है उनका क्या सॉल्यूशन है? तो गाइस, हेयर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, फाइनल सेस्टेट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 8. What does the reference of a storm in verse 9 of Spenser's Sonnet 34 shows us? स्पेंसर के सोनेट नंबर 34 के जो वर्स हैं, वर्स 9 में एक स्टॉर्म, एक तूफान हमें क्या रिफरेंस कर रहा है, क्या दिखाता है? तो गाइस, एक रेफरेंस हमें क्या दिखाएगा? एक तूफान। तूफान के बाद हम लोग किसकी कामना करेंगे, एक किसकी उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे? तो हेयर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, सी, ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म, हम लोग उम्मीद करेंगे, उस तूफान से बचने के लिए उम्मीद करेंगे। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 9. In which of the following sonnets is the female protagonist given a voice? इनमें से किस सोनेट में किसी फीमेल प्रोटागोनिस्ट को, फीमेल हीरोइन को आवाज़ दी गई है? सो इन दिस क्वेश्चन आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, एडमंड स्पेंसर सोनेट 75। ऑप्शन नंबर ए। Move to the next question. Question number 10. In Sonnet 75, the woman's name is written upon the strand. So, what is strand? यहाँ पर strand क्या है? सोनेट 75 में महिला का नाम स्ट्रेंड पर लिखा गया है, तो स्ट्रेंड यहाँ पर क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, शोर, किनारे को रिप्रेजेंट कर रहा है ये स्ट्रेट वर्ड। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11. एडमंड स्पेंसर्स सोनेट 34 and 75 were published in 1595 as part of which collection? ये जो एडमंड स्पेंसर का जो सोनेट 34 और 75 है, ये जो पब्लिश हुई थी 1595 में, तो ये किस कलेक्शन का एक पार्ट है? सो गाइस, आवर राइट आंसर विल बी हेयर ऑप्शन सी, एमोरेटी। ये कलेक्शन एमोरेटी का है, एमोरेटी से लिया गया है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट वाज द नेम ऑफ एडमंड स्पेंसर सेकेंड वाइफ हु इंस्पायर्ड मेनी ऑफ हिज सोनेट्स? सो उनकी सेकंड पत्नी का क्या नाम था जो उनके सोनेट से काफ़ी इंस्पायर थी? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलिजाबेथ बॉयल। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13. स्पेंसर्स सोनेट 75 demonstrates the influence of which philosophy in Renaissance poetry? स्पेंसर के सोनेट नंबर 75 में रेनेसा पोइट्री में से किस किस फिलोसफी में
डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है, उसके दर्शन के प्रभाव को डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, नियो प्लेटिज्म को प्रदर्शित किया जा रहा है। इट मीन्स एक टाइप का रसौली कह सकते हैं, इसका मीनिंग होता है उनको, उनके प्रभाव को दर्शाया जा रहा है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोट द इंट्रोडक्टरी सोनेट टू स्पेंसर्स फेरी क्वीन? स्पेंसर के फेरी क्वीन को किसने लिखा, किसने इंट्रोडक्टरी किया? So here our right answer will be option number C, Sir Walter Raleigh. Move to the next question. Next question, question number 15. Which of the following is a typical rhyme scheme of the Petrarchan sonnet? Petrarchan sonnet का राइम स्कीम क्या था? So guys, हम सभी जानते हैं कि पेट्रार्कन का क्या राइम स्कीम है, ए बी बी ए बी बी ए। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, एन ऑक्टेट ए बी बी ए एंड सेस्टेट सी डी ई। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेट्रार्कन सोनेट्स सेस्टेट कंसिस्ट ऑफ? पेट्रार्कन सोनेट्स में कितने सेस्टेट शामिल होते हैं? तो हम सभी जानते हैं कि पेट्रार्कन सोनेट 6 लाइन की होती है और शेक्सपियरियन सोनेट्स 14 लाइन की। सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइपिकल राइम स्कीम ऑफ द स्पेंसरियन सोनेट? तो स्पेंसरियन सोनेट की राइम स्कीम क्या है? हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ए बी बी सी डी एंड ई। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ एन एक्सटेंडेड पोएटिक ट्रीटमेंट ऑफ अ सिंगल थीम? पोएटिक का ट्रीटमेंट का क्या नाम है? किसी भी पोएटिक का, इट मीन्स काव्य के उपचार का, ट्रीटमेंट का एक्सटेंडेड नेम क्या है, उसका विस्तारित रूप क्या है? सो हियर राइट आंसर विल बी, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, अ सोनेट साइकिल। सोनेट को बढ़ाना, उसके एक्सटेंड करना, उसके काव्यात्मक उपचार को बढ़ाना, विस्तृत करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ सोनेट साइकिल। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ अ सोनेट सीरीज लिंक्ड बाय रिपीटिंग द लास्ट वर्स ऑफ वन सोनेट इन द फर्स्ट verse of the next and until the circle is closed by the using the first verse of the first sonnet as the last verse of the last sonnet। किसी भी सोनेट सीरीज को में क्या लिंक किया जाता है रिपीटिंग वर्स के साथ उस सोनेट के फर्स्ट में और लास्ट में, और उसको क्लोज किया जाता है, मतलब ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। तो उसका क्या नाम है, क्या कहते हैं उसे? सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा, उसको क्रॉन कहते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर बी, अ सोनेट क्रॉन। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेड टू हैव हैड एन इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन एडमंड स्पेंसर्स वर्क्स? उनके महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में क्या प्रभाव पड़ता है? उनके इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस के, एडमंड स्पेंसर के जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनका क्या इन्फ्लुएंस हुआ है, क्या प्रभाव पड़ा है, निम्नलिखित में से ऐसा क्या कहा जाता है?
तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 22. The final couplet of Spenser's Sonnets 75 makes reference to what? स्पेंसर के 75 सोनेट में, सोनेट नंबर 75 में किसको रेफरेंस किया जा रहा है, किसको संदर्भित किया जा रहा है? तो हेयर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, द एपोकैलिप्स। द एपोकैलिप्स को यहाँ पे रेफ़र किया जा रहा है, क़यामत को रेफ़र किया जा रहा है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज स्पेंसर्स यूज द वोल्टा डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द इटालियन सोनेटियर्स हु टेंडेड टू इंट्रोड्यूस अ न्यू आइडिया इन वर्स 9? स्पेंसर के ने एक वर्ड यूज़ किया वोल्टा, और वो कैसे डिफरेंस था इटालियन सोनेटियर्स के लिए, और कैसे करके उन्होंने झुकाया सबका रुझान एक तरफ से किया, नए आइडिया वर्ड्स में लाकर इंट्रोड्यूस किया, नए नए वर्ड्स को कैसे करके उन्होंने यूज़ किया, कौन से वर्ड को उन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन A. Although he often starts verse 9 with what or 8. The real turn normally occurs in the final couplet. तो देखिए, but और 8, लेकिन और कभी, ये दोनों शब्दों को उन्होंने क्या किया, रियल टर्न दिया नॉर्मली, और इनको फाइनल कॉपलेट में यूज किया, अकर किया। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the following verse from Spenser's Sonnet 75, what does the word rare mean? My verse, your virtues, rare shall internalize. सोनेट 75, स्पेंसर के सोनेट 75 में रेयर वर्ड का क्या मीनिंग है, और इसमें जो वर्चुअस रेयर है वो आपके क्या दुर्लभ गुण को कैसे दर्शा रहा है। तो रेयर वर्ड का मीनिंग इसमें पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 25. Edmund Spenser is considered the best poet of Elizabethan age. So, identify his period. एडमंड स्पेंसर को एलिजाबेथन एज में बहुत ही बेस्ट पोइट कंसीडर किया जाता है। तो इसमें आपको बताना है कि उनका टाइम पीरियड क्या था। तो चूँकि ये शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी थे, तो इनका टाइम पीरियड हो जाएगा ऑप्शन बी, 1552 टू 1599। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वर्क रिकॉर्ड्स स्पेंसर्स एक्सपीरियंसेस ऑफ हिज फर्स्ट विजिट टू इंग्लैंड in 1589 to 90 when he was introduced by Sir Walter Raleigh to the Queen. It means 1589 to 90 में इंग्लैंड के पहले दौरे पर स्पेंसर को सर वॉल्टर रैले ने रानी से मिलवाया था स्पेंसर को। तो किस वर्क की वजह से उनको मिलवाया था, उनका कौन सा वर्क रिकॉर्ड उस समय बेस्ट था? तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, कॉलिन क्लाउड्स कम होम अगेन। ये वाला वर्क था उसके टाइम पीरियड में, और इसी के टाइम पीरियड में, इसी के वर्क की वजह से, वर्क रिकॉर्ड की वजह से स्पेंसर को सर वॉल्टर रैले ने क्वीन से मिलवाया था। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question. Spenser portrayed Elizabeth in many of his works.
In which of his famous work he also portrays her? स्पेंसर के सभी बहुत से वर्क में क्वीन एलिजाबेथ को उन्होंने चित्रित किया है। तो उनका कौन सा फेमस वर्क था जिनमें अपने सबसे फेमस वर्क में क्वीन एलिजाबेथ को उन्होंने चित्रित किया है? उनका फेमस वर्क बताना है। तो नाम से ही पता चलता है ना कि स्पेंसर की सबसे फेमस वर्क क्या थी? द फेरी क्वीन। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, फेरी क्वीन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एलिजाबेथ द एलिजाबेथन मास्टर ऑफ आर्केडियन और पोस्टोरल पोइट्री। आर्केडियन और पोस्टोरल पोइट्री का मास्टर किसे माना जाता है? सो आवर राइट आंसर विल बी स्पेंसर। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, स्पेंसर को आर्केडियन और पोस्टोरल पोइट्री का मास्टर कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडमंड स्पेंसर grew acquainted with the classics and the Italian poets at। स्पेंसर साहब इटालियन और क्लासिक पोइट से परिचित हुए। तो कब परिचित हुए थे वे और कहाँ हुए थे? देन आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, इन कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज में वो इटालियन और क्लासिक्स से परिचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेंसर्स शेपर्ड्स कैलेंडर वाज पब्लिश्ड इन। स्पेंसर का बहुत ही फेमस वर्क था शेपर्ड्स कैलेंडर, जो उन्होंने फिलिप सिडनी को डेडिकेट किया था। तो वो वर्क कब पब्लिश हुई थी? आवर राइट आंसर इज 1579 को वो वर्क पब्लिश हुई थी। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, 1579। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडमंड स्पेंसर वॉज मेड सेक्रेटरी टू लॉर्ड ग्रे इन। वे लॉर्ड ग्रे के सेक्रेटरी कब बने थे? किस ईयर में बने थे? देन हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 1580 में वो लॉर्ड ग्रे के सेक्रेटरी बने थे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कैसल वेयर स्पेंसर लिव्ड एंड फिनिश्ड द फर्स्ट 3 बुक्स ऑफ फेरी क्वीन। तो उस कैसल का मतलब होता था महल। कैसल का मतलब क्या होता था? महल। तो उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर उन्होंने फेरी क्वीन की 3 बुक को फिनिश किया था। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा किल्कोलमन, ऑप्शन बी। उस कैसल का क्या नाम था? किल्कोलमन। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पोएम ऑफ स्पेंसर वॉज praised by Coleridge for its swan-like movement। स्पेंसर की किस पोएम की प्रशंसा कॉलरिज ने अपने स्वान लाइक मूवमेंट के लिए की थी? तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, प्रोथैलेमियन के लिए की थी। ऑप्शन बी, प्रोथैलेमियन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन फॉर हिज एमोरेटी। अपने एमोरेटी के लिए कौन जाना जाता था? तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, चैपमन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फिगर ऑफ द वॉरियर वर्जिन इन स्पेंसर्स फेरी क्वीन इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैरेक्टर। इट मीन्स स्पेंसर के फेरी क्वीन में जो वॉरियर की छवि है, आकृति है, उसको किसका चरित्र द्वारा दर्शाया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है? सो आवर राइट आंसर हियर ऑप्शन नंबर ए,
ब्रैटोमार्ट, ब्रैटोमार्ट के कैरेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज नॉन एज द इंग्लिश पेट्रार्क? इंग्लिश पेट्रार्क के लिए किन को जाना जाता था? हेयर आवर राइट आंसर इज सिडनी। फिलिप सिडनी को जाना जाता था इंग्लिश पेट्रार्क के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्ट्रोफल एंड अस्टेला कंसिस्टेड ऑफ। एस्ट्रोफल एंड अस्टेला में, एस्ट्रोफल एंड अस्टेला में शामिल हैं, क्या शामिल हैं, क्या कंसिस्ट है उसमें? तो जैसा कि हम जानते हैं कि उसमें 108 सोनेट्स हैं एंड 11 सॉन्ग्स हैं। तो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमॉन्ग दीज द मास्टरपीस ऑफ फिलिप सिडनी? फिलिप सिडनी का मास्टरपीस इनमें से क्या है? तो फिलिप सिडनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल राइटर of this particular century. So here our right answer will be Astropal and Astela. It is very crucial and famous work of Philip Sidney. Move to the next question. Question number 39. Which of the following poems is a pastoral romance? इनमें से pastoral romance कौन सा है? Then our right answer will be Arcadia. Arcadia is a pastoral romance. Okay. Move to the next question. Philip Sidney wrote an apology for poetry in immediate response to. फिलिप सिडनी की जो एक फेमस वर्क है एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री, उन्होंने किसके रिस्पॉन्ड में ये किया था, राइट किया था उसको? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेफन गॉसन्स द स्कूल ऑफ एब्यूज। स्टेफन गॉसन्स की एक स्टोरी थी द स्कूल ऑफ एब्यूज। इसके इमीडिएट रिस्पॉन्स में फिलिप सिडनी ने लिखा था एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the following phrase from the defense of poesy, who or what is the referent of her? Her word is brazen, the poets only deliver a golden. इस फ्रेज में द डिफेंस ऑफ पोइजी, हु और व्हाट इज द रेफरेंट ऑफ हर, हर को किसके लिए रेफरेंट किया गया है? एंड हर वर्ड इज ब्रेजन। तो ब्रेजन का मीन्स यहाँ पे होता है कंजर्वेटिव टाइप का है, वो बेशरम कह सकते हैं हिंदी में। एंड द पोइट ओनली डिलीवर अ गोल्डन। सो what will be our right answer here? Our right answer here option number C, nature. Move to the next question. In the defense of poesy, Sidney states that literature communicates deep and important truths through what? इस पोइजी के ज़रिए सिडनी ने किसको स्टेट किया है और लिटरेचर को कैसे एकदम से डीपली कम्युनिकेट किया है और इसमें इम्पॉर्टेंट ट्रूथ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा लाइज, ऑप्शन नंबर ए, लाइज। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is Sidney's standpoint in the debate over whether art needs social commitment? इस बहस में, इस डिबेट में सिडनी का क्या स्टेट पॉइंट है, उनका क्या दृष्टिकोण है कि आर्ट को सोशल कमिटमेंट, सामाजिक बाध्यता की, कला को सामाजिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है? क्या दृष्टिकोण रहा था सिडनी का इसमें?
तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज थॉट टू बी द इंस्पिरेशन फॉर स्टेला ऑफ सिडनीज एस्ट्रोपल एंड स्टेला सोनेट सीक्वेंस। सिडनी के एस्ट्रोपल एंड स्टेला सोनेट में उनका जो सीक्वेंस है, एक स्टेला के लिए इंस्पिरेशन किनको माना जा रहा है? गाइस, हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, पेनिलोप डेवेरेक्स लेडी रिच। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर वॉज एस्ट्रोपल एंड स्टेला पब्लिश्ड? किस साल में सिडनी की ये इम्पोर्टेंट वर्क पब्लिश हुई थी? देन आवर राइट आंसर विल बी हियर ऑप्शन नंबर बी, 1591। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द सेकेंड स्टेंजा ऑफ Astrophal and Stella 1, what does the reference to turning others lips mean? इसका क्या मतलब हो रहा है? कहने का मतलब है कि एस्ट्रोपल एंड स्टेला की जो सोनेट है उसका जो सेकंड लाइन है उसमें टर्निंग अदर्स लिप्स मीन किसके लिए रेफरेंस किया जा रहा है, किसके संदर्भ में बोला जा रहा है? तो गाइस, हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, गेटिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम others. Okay, move to the next question. Next question is the term feet in the words and others feet still seemed but a stranger in my way. From the third stanza of Astrophal and Stella 1 is an example of what? ये जो टर्म दिया गया है फिट का कि दुनिया और दूसरे के पैरों के जो पद हैं अभी भी लगता है, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि मेरे लिए एकदम से स्ट्रेंजर है? तो ये एस्ट्रोपल एंड स्टेला के थर्ड स्टेंजा में ये पुटअप है दिया गया है। तो ये किसका एक एग्जाम्पल है? तो गाइस, यहाँ पे हमारा राइट आंसर है होमोनिम। आंसर सी, होमोनिम का एक एग्जाम्पल है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज paradoxical about the poet's frustrations in Aristotle and Stella 1? एस्ट्रोपल एंड स्टेला 1 में पोइट के हताश होने के बारे में क्या पैराडॉक्सिकल है, क्या विरोधाभास है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। The poet describes his difficulties to express himself using Italian conventions, even though the poem itself follows a classical Italianate structure. So, here our right answer will be option A. Move to the next question. Next question, in the final couplet of Astrophal and Stella 7, so what reason is given for the black color of Stella's eyes? स्टेला की आँखों के ब्लैक कलर होने का क्या रीज़न बताया जा रहा है इसमें? तो यहाँ पे हमारा कौन सा राइट ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी, She honored the death of the men who have died for her love. Move to the next question. Michael Jackson brought of his the Maridius in how many line stanza? It means माइकल ड्रेटन ने अपने द मोरी मैरिडोस को कितने लाइन में, कितने श्लोक में, कितने स्टेंजा में रिप्रेजेंट किया है, पेश किया है? सो
हेयर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, 7 लाइनर स्टेंजाज में रिप्रेजेंट किया है, पेश किया है. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Whose poetry is full of patriotism? किनकी पोएट्री फुल ऑफ पेट्रियोटिज्म है? हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, ड्राइटन. ड्राइटन की जो पोइट्री है वो फुल ऑफ पेट्रियोटिज्म है. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सीम्स टू हैव फिनिश्ड ऑल द क्वेश्चंस. ऐसा लगता है कि सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन यू कैन राइट योर सजेशंस in the comment box. Thanks for watching.